सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है बूम इन स्टॉक मार्केट। आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी की स्थिति बनी हुई है, यद्यपि इकोनॉमिक रिवाइवल के संदर्भ में अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। जो ग्रोथ परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है इस वर्ष, वो संभवतः कई डिकेड्स में सबसे खराब रहा है। इकॉनमी में अभी भी रिसेशन की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, और 2020-21 का डाटा बताता है कि जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन -7.3% का था, और जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22 का, उसमें भी जीडीपी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट आरबीआई ने ये बताया है कि जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो 9.5 होगा। फिजिकल डेफिसिट के भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। इनफैक्ट बहुत से लोग और साथी बहुत बेचैन है कि हमारा घाटा, जो राजकोषीय घाटा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, शोचनीय है। मई 2021 में 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और 10 मिलियन जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो जॉबलेस हो गए हैं। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अभी इसी वीक में होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों तेज़ी से बढ़ गए हैं, और रियल वैल्यू ऑफ टोटल हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी कम होने की संभावना है 2021 में। ये कुछ ₹73.3 ट्रिलियन होने की संभावना है, जबकि 2019 में ये ₹74 ट्रिलियन हुई थी। अर्थात पिछले 2019 की तुलना में हमारी स्पेंडिंग भी कम होगी, हमारी मांग हमारे द्वारा कम होगी, इसलिए अर्थव्यवस्था में जो रोजी रोजगार भी नहीं बढ़ने जा रहा है। तो इकॉनमी परफॉर्म बेटर नहीं कर रही है, फिर भी जो है स्टॉक मार्केट में तेज़ी की स्थिति है। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, और साथ ही बहुत ही इससे बेचैन भी हैं, परेशान भी हैं, और अब उसको हम लोग समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो एक तो ये समझ में आता है कि बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट भी चेंज हो रहा है, और इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं। अब जो यंग इन्वेस्टर्स है, यंग जनरेशन है, वो अपने सेविंग्स के इम्पोर्टेंस को समझ भी रही है, और उसने गर्दिश के दिन देखे भी हैं इस कोविड में, और वो जान रही है कि जो भी सेविंग्स हैं, हमारे सरप्लस हैं, उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया जाए। और उस समय वो घर में जब खाली बैठे हुए थे, तो उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया, स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू किया है, और उसमें पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपनी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम आप कह लीजिए हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। इस समय जो न्यू इन्वेस्टर्स इंटर किए हैं स्टॉक मार्केट में 2020 में, आप देखिएगा तो एक शब्दावली इनफैक्ट हमने कहीं पढ़ी है, एन आर्मी ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स आ गई है। इसमें एनएसडीएल और सीडीएसएल ने बताया कि कुछ 1.02 करोड़ न्यू अकाउंट्स खुले थे लास्ट ईयर में। ये बहुत ज़्यादा न्यू अकाउंट्स खुले जो कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करना चाहते थे। तो ये जो लोग इसमें लग रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये भी एक फैक्ट, ये भी समझना है। क्या जो है स्टॉक मार्केट रियल पिक्चर अर्थव्यवस्था की दिखा रहा है कि नहीं। तो ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट प्रेजेंट कंडीशन को, रियलिटी को नहीं दिखाता है या कम रिफ्लेक्ट करता है। इनफैक्ट वो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के, भविष्य के जो लाभ हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता है, उन्हीं के बारे में उसकी राय ज़्यादा सकारात्मक होती है, ऑप्टिमिस्टिक वो होता है, और उसकी जो सोचें होती हैं बड़ी उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। रियलिटी से वो कहीं दूर हुआ करता है। दूसरी बात, फिर भी ये देखना चाहिए कि जो पिछले कोविड के पीरियड्स में जो लिस्टेड कंपनियां थीं, और टॉप लिस्टेड कंपनियां जो रही हैं 30, यदि सेंसेक्स को लिया जाए तो 30 जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स क्यों बढ़ गई, तो इसलिए बढ़ती हुई समझ में आ रही हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये समझ में आया कि उन्होंने अपने कॉस्ट को रैशनलाइज करने की कोशिश की, कॉस्ट को घटाने की कोशिश की, और वो प्रक्रिया उन्होंने श्रमिकों की संख्या को घटा करके किया है। और गवर्नमेंट भी आप देख रहे हैं कि कोविड के समय मिसेस सीतारमन जी ने पिछले वर्ष ही काफ़ी जो है कंसेशंस भी दिए, और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए चीप लोन दिया, टैक्स की अनेक रिलीफ दिया, और साथ ही साथ जो है इंटरेस्ट रेट को भी घटाया गया, और इससे इन सब
के परिणाम स्वरूप जो ये बड़ी कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनियां थीं, उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में इसको लगा लिया। अब ख्याल होगा कि 2018 में 1.45 लाख करोड़ रुपए केवल इकॉनमी के रिवाइवल के लिए 2018 में दे दिया गया था। तो ये सब पैसा ऑटो जो सेक्टर था उसके रिवाइवल में ज़्यादा पैसा लगाया गया था, और इस सब का फ़ायदा ये बड़ी कंपनियों ने उठाया है और उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा लिया है। अब ये भी देखना है कि इसी दौरान जो कोविड का ये समय चल रहा है, इसी दौरान बहुत सी जो स्मॉल फर्म्स थी वो सब तो बंद होती गई। तो स्मॉल फर्म्स का काम कौन अब किसके हाथ में आया? स्मॉल फर्म्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो किसके हाथ में आया, या कह लीजिए कि स्मॉल फर्म्स के जो मार्केट शेयर था वो किसके हाथ में आया? तो इनफैक्ट ये सब चीज़ें जो बड़ी बिग इंडस्ट्रीज थी, लिस्टेड इंडस्ट्रीज थी, उनके हाथ में आ गया। उनका कंट्रोल जो टॉप की लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने मार्केट को इनफैक्ट कैप्चर कर लिया है, और इसलिए उनकी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। एचडीएफ की जीडीपी घट रहा है, फिर भी बड़ी जो इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मार्केट जो है बढ़ता जा रहा है। वो तो बेटर स्थिति में है, उनको कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट रिसेशन का फ़ायदा उनको ये मिला है कि उनका कंपटीशन घट गया है। एक और नई चीज़ उत्पन्न हुई है कि अभी तक जो स्टॉक एक्सचेंज में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इत्यादि पैसा लगाते थे, और जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का 77% जो है इन्वेस्टमेंट इन्हीं के द्वारा हुआ करता था। लेकिन अब वो अपने को उन्होंने मार्केट से एक तरह से हटा लिया है। तो उसके जो गैप उत्पन्न हुआ है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसकी पूर्ति किसने की है? वो ये रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कर लिया है। तो अब ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स की मार्केट में से दिखाई पड़ती है, और ये भी दिखाई पड़ा कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अर्थात रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो है कैश सेगमेंट के भीतर जो इसका वॉल्यूम देखा जाए, उनका जो शेयर है वो 70% तक चला गया है। और इसमें जो एफपीआई हैं अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया, उनको हटा दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात है जो कि दिखाता है कि अब मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें कोई चीज़ क्या कोई रॉन्ग है? यदि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आ गए हैं तो उसको कोई दिक्कत की बात है? इनफैक्ट तो ये सोचना चाहिए कि यूपीए सरकार रही हो चाहे एनडीए सरकार रही हो, दोनों ने समय समय पर बजट में अनेक बार ये प्रयास किया कि लोगों को प्रेरित किया कि वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलरली जाएं, पैसा लगावें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो लेकिन करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे। जो रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हुए, डायरेक्टली पैसा लगाते हुए कम दिखाई पड़ रहे थे। इनफैक्ट वो पैसा इनडायरेक्ट वे में म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगा रहे थे, जो कि जिन्होंने कि 5 साल में पैसे को जो कि उन्होंने डबल कर दिया अपने जो इन्वेस्टर्स के पैसों को। फिर भी इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादा बेचैन रहा है इस कोविड पीरियड में, तो उसको लग रहा है कि वो खुद पैसा बनावे। तो जो एक डेटा शो करता है कि एसआईपी के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो एवरेज कर रहे थे 78 लाख पर मंथ। 2021 का डाटा है, और जबकि 2020 में वो 9.8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे मंथली बेसिस पे। मतलब क्या है कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता था वो अब घट गया है। अर्थात जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो पैसा लगाया जाता था उसको अब इन्वेस्टर्स ने उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इनडायरेक्ट जो फाइनेंसिंग की स्थिति उसको वो कम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग डायरेक्ट जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, ऐसा ही वो चाहते हैं। ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाहते हैं, अपने जो बचत है उस पर ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्ट वो पैसा लगा रहे हैं। आज के इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अर्थव्यवस्था में न कहें बल्कि ये कहें कि स्टॉक मार्केट में उनकी एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसमें कोई चीज़ गलत है क्या, ये भी देखना है।
तो जो क्रिटिक हैं, जो आलोचना करते हैं, जो कि संकेत देते हैं कि नहीं कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था में गड़बड़ हो सकता है, स्टॉक मार्केट में गड़बड़ हो सकता है, उनका कहना है कि ये जो बाइंग हो रही है बहुत तेज हो रही है और इसमें इंस्टेंट जो तात्कालिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। कंपनियों के जो प्रॉफिटेबिलिटी और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, बिना देखे बिना समझे लोग उस पैसा लगाए जा रहे हैं और अपने ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि अपने दोस्तों, मित्रों और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों से भी पैसा लगवा रहे हैं। और डिमांड जो शेयर्स की है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो शेयर्स की जब डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यद्यपि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी देखना है कि ये कोविड के समय में ये जो इन्वेस्टर्स आ गए हैं, जो उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया है, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास अभी अनुभव नहीं है। तो उनके अनुभव की कमी के कारण ही जबकि नुकसान की स्थितियां बनी हुई हैं तो भी मार्केट बहुत ऊंचे चल रहा है। ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहे हैं वो उन्होंने 2019 की तुलना में वो 6% मार्केट कैप्चर कर रहे थे और 2020 में वो 7% उनका दिखाई पड़ता है उनका मार्केट में शेयर। अब अनेक एनालिस्ट ने ये देखा है, रिसर्च किया है और उनको लग रहा है कि जो 2020 में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया उसमें रॉन्ग चॉइसेस उन्होंने किया, गलत जगह पैसा लगाया है। तो गलत यदि आपने पैसा लगाया है या जो जिन ऐसे शेयर्स में पैसा लगाया है जिनके फंडामेंटल्स ही वीक रहे हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बहुत ठोस कोई आधार नहीं था, उसमें भी पैसा लगा दिया है। जो 10 टॉप स्टॉक थे और जिसमें कि पैसा इन लोगों ने, इस रिटेल शेयर होल्डर्स ने लगाया है 2020 में से, उसमें से 8 ऐसे थे जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने का मतलब है कि आपकी उस फर्म की, वो शेयर की स्थिति डावाडोल हो रही है, बेटर नहीं है। तो ऐसे जगहों पर आप जब पैसा लगाते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है और ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा जो है रिस्क ले रहे हैं। तो ये नए इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन जो है इसकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसको समझना है। मित्रों, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनका कहना है कि मार्केट में पैसा तो लगना चाहिए और लेकिन वो पैसा इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स के द्वारा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। या ये कहें कि जो तरीका होता है वो ये है कि जो पैसा लगता है फर्स्ट फेज़ में, उसमें जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पता है मार्केट के संदर्भ में पूरी जानकारी है, जिसमें कि एफपीआई भी शामिल है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पहले पैसा लगाते हैं। और सेकेंड फेज़ में ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तब पैसा लगाते हैं। और थर्ड फेज़ में या फाइनल फेज़ में जब ये इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको कि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, उनको पता चलता जाता है कि अब स्टॉक मार्केट में गिरावट की स्थिति आएगी, वो निकल जाते हैं मार्केट से और तब भी ये रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा लगाए रखते हैं। तो प्रॉब्लम तो यहीं पे है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब पैसा लगाया जाए या कब पैसे से उसको निकाल लिया जाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और चिंता भी है और इसी चिंता और चुनौती को सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वेल्थ क्रिएशन तो किया जाए, वेल्थ क्रिएशन रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने की ज़रूरत है और डिसिप्लिन जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए, ये सब करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि आपको जो इकॉनमी के फंडामेंटल्स क्या हैं और जो कंपनी है जिस शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं उसके फंडामेंटल्स की स्थिति क्या है, उनके शेयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जबकि हम आप क्या करते
देखते हैं, केवल जो सेंसेक्स को के बढ़ने या घटने को ही देखते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा धोखा होने की स्थिति है। और इसीलिए आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने अभी कहा है कि ये जो बूम है वो बबल के रूप में ज़्यादा समझ में आता है उनको, और वो बहुत ही उन्होंने लोगों को कॉशन किया है और सचेत भी किया है कि बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, तो हमको आपको बहुत संभल के चलना है। धन्यवाद।